नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य के आज की कड़ी में। चलिए देखते हैं हिंदी साहित्य में आपका बंटी उपन्यास, जो कि नेट जेआरएफ के सिलेबस में लगा हुआ है। हिंदी साहित्य और उपन्यास यूनिट आपका 6 यूनिट 6 है नेट जेआरएफ का जो सिलेबस है हिंदी का, उसमें। और इससे पहले हमने 6 पार्ट भी देख लिया है। मतलब कि जो आपका बंटी हम लोग पढ़ रहे हैं उपन्यास बहुत बड़ा है, तो छोटे छोटे पार्टों में पढ़ रहे हैं। तो 6 पार्ट हो चुके हैं, आज देखेंगे 7वां पार्ट। तो यहाँ तक हुआ था कि अपने मन को मार लो, बस यही सबसे बड़ी तपस्या है। मम्मी ने जैसे टालने के लिए यह कह दिया। तो 6 भाग हो चुका है, आज 7वां भाग देखते हैं। ठीक, 7वां भाग देखते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इससे पहले के सभी वीडियो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बालक ध्रुव ने तो जंगल में जाकर तपस्या की थी ना, की होगी रे। और मम्मी ने तकिया में इस तरह मुंह गड़ा लिया जैसे वे अब और बात नहीं करना चाहती हों। मन को मारना भी तपस्या करना हो सकता है क्या? मन तो आजकल वह भी कितना मारता है अपना। तो क्या वह भी तपस्या कर रहा है? एक अजीब सी पुलक उसके मन में जगी, एक अजीब सा आत्मविश्वास। कौन खुश होगा उसकी तपस्या से? भगवान, पापा। खट से उंगलियों का क्रास बन गया। पर नहीं, वह पापा को याद थोड़ी ही कर रहा है। वह तो केवल सोच रहा है कि खुश होकर पापा फिर से उनके साथ रहने लग जाएं। तो यह तो मम्मी की बात हुई, मम्मी की खुशी की। इसे प्रॉमिस थोड़ी ही टूटेगा। मन को तसल्ली हुई, मम्मी से पूछे। पर नहीं, ऐसी बात भी मम्मी से नहीं पूछनी चाहिए। न हो पापा खुश, वह मम्मी को ही खुश करेगा। खुश नहीं, सुखी करेगा। उसके सिवा मम्मी का है ही कौन? उसने मम्मी की ओर देखा। मम्मी ने तकिए में मुंह गाड़ा रखा है। सचमुच उसकी मम्मी दुखी है। जब भी वह मम्मी को लेकर आगे की बात सोचता है, उसे हमेशा लगता है जैसे मम्मी पर दुख ही दुख टूट पड़े हैं और वह अपने नन्हे नन्हे हाथों से उन्हें दूर किए जा रहा है। कैसे दुख हैं सो नहीं जानता, उन्हें कैसे दूर करना है यह भी नहीं जानता। बस मम्मी दुखी है, वह मम्मी का अकेला बेटा है, उन्हें दूर कर रहा है। कई बार मन होता मम्मी को यह बताए, पर कैसे? अच्छा, क्या तपस्या से पक्की कुट्टी को ख़त्म नहीं किया जा सकता? मम्मी, उसने धीरे से पूछा। हूँ, मम्मी बोली। हूँ मम्मी, तपस्या करके मम्मी पापा की कुट्टी नहीं खत्म की जा सकती? मम्मी ने सिर उठाया और एक क्षण उसका चेहरा देखती रही, फिर बाह में भरकर उसे अपने में भींच लिया। पापा की बात करके गलती तो नहीं कर दी उसने? सोच रहा है बंटिया। तू पापा के साथ रहना चाहता है? नहीं मम्मी, मैं पापा के साथ नहीं रहना चाहता। मैं तो रुक गया इतना कहते कहते। बंटी ने इस तरह कहा जैसे मम्मी कहीं उससे गलत न समझ ले। क्यों बेटा, तुझे पापा चाहिए? मन करता है कि पापा हूँ? बंटी एक क्षण असमंजस में रहा। हाँ कहने से कहीं मम्मी नाराज न हो जाए, पर झूठ बोलने से तपस्या जो बिगड़ जाएगी। उसने धीरे से हाँ कर दिया। मम्मी उसके बाल सहलाती रही। पता नहीं उसमें पापा मिल जाएंगे का आश्वासन था, या पापा तो नहीं मिल सकते की मजबूरी। आज मम्मी का कॉलेज खुल गया। मम्मी खुशी खुशी कॉलेज चली गई। उनकी तो बोरियत जैसे खत्म हुई। गर्मी की छुट्टियों के लंबे लंबे दिन दोनों ने एक दूसरे को सहारा दे देकर ही काटे हैं। सारे दिन मम्मी के साथ ही रहता था। हाँ, कभी कभी जब शाम को मम्मी बाहर जाती तो जरूर थोड़ी देर अकेला हो जाया करता, पर आज तो जैसे दिन भी उसे अकेले ही काटने हैं। उसका स्कूल खुलने में तो अभी 4 दिन बाकी है। चलने से पहले मम्मी ने फूफी को समझाया, 4 बजे के करीब सब लोग चाय पीने यहीं आएंगी। दही पकौड़ी और आलू की टिकिया तुम घर में बना लेना। कौन कौन? मतलब बना लेना। पकौड़ी भी दही पकौड़ी मतलब कि दहिया अंदर भर के छानते थे पकौड़ी। दही पकौड़ी और आलू की टिकिया तुम घर में बना लेना। चिवड़ा और मिठाई में चपरासी के हाथ भिजवा दूंगी। मदद की ज़रूरत हो तो उसे भी रोक लेना। किसको? चपरासी को। 4 बजे तक सब कुछ तैयार रहे। हाँ, यह मतलब कि फूफी को मम्मी समझा रही हैं, शकुन यानी। मैं सब देख लूँगी मम्मी, तुम जाओ। चपरासी क्या करेगा? मैं मदद करवा दूंगा फूफी की। मेरा राजा बेटा। मम्मी ने प्यार से गाल थपथपाया और चली गई। बताओ फूफी क्या करना है? अरे अभी से क्या करना है? कुछ नहीं, जाओ खेलो। घर तो साफ कर लूँ पहले। मम्मी की टीचर्स की पार्टी है आज, तो उसे बहुत काम करना है के भाव से बंटी सफाई में जुट गया। कपड़ा लेकर टेबल कुर्सी पोंछ डाली। अपनी बुद्धि के हिसाब से जितना साज सज्जा कर सकता था वह भी कर दी। अरे तुम इतने समझदार कैसे हो गए बंटी भैया? आजकल न जिद करते, न झगड़ा करते, न रोते। कहाँ से आ गई इतनी अकल तुम में आएगी क्यों नहीं? अब क्या मैं बच्चा हूँ? अपनी समझदारी का ठप्पा पड़ते देख बंटी कहीं भीतर ही भीतर पुलकित होया। मन हुआ फूफी को तपस्या वाली बात भी बता दे। यो भी फूफी उसके अकेलेपन की साथी है। वह उससे लड़ता भी है, उसे तंग भी करता है, उस पर रौब भी जमाता है। जमीन में चाक या कोयले से तरंज बनाकर चंगा अंटा पाव भी खेलता है, तो कभी उसकी गोद में सिर रखकर कहानियाँ सुनता है। फिर एक कहानी के साथ 1000 प्रश्न। तब फूफी बिगड़ पड़ती। तुम इतनी बहस काहे करते हो? कहानी है सो है, बिना बोले सुनोगे तो सुनाएंगे। हाँ, खाली हुंकारा दो बस कि हाँ 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 हाँ। अच्छा फूफी, बालक ध्रुव ने जो तपस्या की थी, लो फिर तुम्हारा कहानी किस्सा शुरू हुआ। हम एक बात भी नहीं करेंगे इस वक्त। फूफी चली गई।
फूफी चली गई बुद्धू कहीं का, सोच रही है मैं ध्रुव की कहानी सुनूंगा, जैसे मुझे आता ही नहीं। बंटी अपनी छोटी छोटी हथेलियों में उबले हुए आलू की गोल गोल टिकिया बनाता जा रहा है, जैसे फूफी ने बताया ठीक वैसे ही। और कहानी चल रही है वहीं सोनल रानी वाली। रानी हंसे तो फूल झरे, रोए तो मोती झरे। अच्छा, रोए चाहे हंसे मतलब कि बढ़िया चीज़ ही झरेगा। रानी राजा के पीछे प्राण दे। रानी अपने हाथ से सोने के बरक में लपेट कर राजा को 56 मसालों वाला सुगंध से भरपूर पान खिलाती और मंद मंद मुस्काती। मुस्कान ऐसी कि राजा पागल। राजा के 20 रानियाँ और थी, 20 रानियों के 100 बच्चे। सोनल रानी के पीछे प्राण देती। सोनल सोनल बच्चों के पीछे प्राण देती। बच्चे खाए तो रानी खाए, बच्चे सोए तो रानी सोए, मतलब साथ साथ। बच्चे का सिर दुखे तो रानी पीठ से छटपटाए। बच्चे के चोट लगे तो रानी के फूल जैसे शरीर से खून झरे। कोई नहीं पति आए तो आकर देख ले। माएँ लोगों ने बहुत देखी पर ऐसी माँ तो देखी न सुनी। अपने और सौतेले बच्चों में कोई भेद ही नहीं, देखते सुनते भी कैसे। कोई सचमुच की औरत तो थी नहीं, डायन थी, सारे जादू बस में कर रखे थे। जैसा चाहती थी वैसा स्वांग धर लेती। और जब अमावस्या के दिन रात अंधेरी घुप हो जाती तो अपने असली रूप में आती काली भूत। अंधेरे में ऐसी घुल मिल जाती पता ही नहीं लगता। फिर सबको जादू के बस में किया और एक बच्चा हड़प। बंटी की सांस जहाँ की तहाँ रुक जाती। सवेरे मेरे बच्चे की हड्डियों से चिपट चिपट कर ऐसी रोती जैसे मतलब कि अमावस की रात में एक बच्चे को मार देती, खा जाती। फिर रोती भी। सवेरे मरे बच्चे की हड्डियों से चिपट चिपट कर ऐसा रोती, ऐसी रोती कि चेत ही नहीं रहता। नौकर चाकर दौड़ पड़ते, कोई गुलाब जल छिड़कता, कोई केवड़ा जल। खुद मारती खुद रोती। राजा खुद फूलों के पंखे से हौले हौले बयार करते, बेटे का गम भूल। रानी की चिंता में परेशान हो जाते। रानी होश में आती तो चीखती, मेरे बच्चे को लाओ नहीं मैं प्राण दे दूंगी। इतना बड़ा राजा फिर भी कोई पता ही नहीं। वो अपने बच्चों को भी खा जाती थी फूफी। उस डायन के आतंक से पूरी तरह आतंकित बंटी बड़ी बड़ी आंखें करके पूछता, और क्या डायन बनने के बाद क्या उसे होश रहता कि किसका बच्चा है, उसका है कि दूसरी रानी का। बस भूख लगी खाओ, भूख लगे तो बच्चों को ही खाओ। उसे मरे बच्चे के प्रति मन कैसा भीग भीग आता बंटी का। भूख में आदमी का होश नहीं रहता, बस खाने को चाहिए, जो भी हो जैसा भी हो। फिर वह तो डायन थी, अपनी भूख की चिंता करती है बच्चों की तो वह और किसी को खा लेती, नौकरों चाकरों जानवरों को खा लेती। काहे खा लेती, बच्चों के कोमल मांस जैसा और कहाँ मिलता है। तो कभी दूसरे बच्चों को क्यों नहीं खाती, केवल राजकुमारों को ही क्यों खाती। खाएगी क्यों नहीं, 56 भोग खाए राजकुमारों की दही में 56 भोग खाए राजकुमार की दही में जैसा मांस वैसा और कहाँ मिलता है। तो धीरे धीरे राजा के सब बच्चे खा गई, और क्या खा गई। सुंदर कोमल बच्चे हड्डी के ठठरियाँ बन गए। बस उन ठठरियों को देख देख कर रोने का नाटक करती रहती। घिन और डर के मिले जुले भाव से बंटी की आंखों में आंसू आ जाते। फूफी ने देखा तो प्यार से झिड़कते हुए बोली, ए लो तुम आंसू टपकाने लगे। अरे ये तो किस्सा विस्सा है, कहानी है, कहीं सच में ऐसा थोड़ी है, सब झूठ मनगढ़ंत है। इन बातों से कहीं रोया जाता है, सुनो और भूल जाओ। नहीं, हम आगे से भी कभी नहीं सुनाएंगे। हाँ। और उसने झट तो दूसरी कहानी शुरू कर दी, 4 मूर्खों की। तो थोड़ी देर में बंटी ही खिलखिलाने लगा। दौड़ दौड़ कर बंटी ने मेज लगा दी और खड़ा होकर मम्मी की राह देखने लगा। अपनी सारी टीचर्स को लिए मम्मी आ रही हैं। हंसती हुई बतियाती हुई दीपा आंटी तो सबके बीच जैसे छिप ही गई। कहो बंटी कैसे हो, हेलो बंटी कैसे हो, कईयों ने एक संग पूछा। पहले से लंबा हो गया तो बंटी ने जैसे मन ही मन उसे सुधारा, लंबा नहीं बड़ा हो गया हूँ, थोड़े मोटे भी हो वरना सिकिया पहलवान लगोगे। बंटी ने मौका ताका और दीपा आंटी की बाँह से झूल गया। मम्मी की सारी टीचर्स में एक यही तो पसंद है, बाकी तो सब बेकार हैं, बंटी के लिए है। आप छुट्टियों में एक बार घर क्यों नहीं आए आंटी। छुट्टियों में हम यहाँ थे ही नहीं, बताओ कैसे आते। हर साल बंटी बाहर जाता था, इस बार हम बाहर चले गए। घसीटता हुआ दीपा आंटी को लॉन की तरफ ले गया और अपने पौधे दिखाने लगा। कहाँ गई थी आप, कलकत्ता। कलकत्ता, बंटी जैसे एक क्षण को पुलक आया, मतलब कलकत्ता सुनते ही। एक उड़ती सी नज़र मम्मी की ओर डाली। वे सबके लिए बरामदे की सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं, सबको लिए बरामदे की सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं, मतलब सबको साथ साथ लेके। आपने क्या क्या देखा वहाँ, कैसा है कलकत्ता आंटी। बहुत बड़ा और बहुत गंदा। एलिगन रोड देखी आपने, नहीं तो लीजिए एलिगन रोड भी नहीं देखी। मैं क्या वहाँ सड़कें देखने गई थी, क्या है एलिगन रोड में। कुछ नहीं, वैसे ही पूछ लिया। बंटी पापा की बात नहीं बताएगा, किसी को बताना भी नहीं चाहिए उसे। अब तो वह सब समझता है। दीपा आंटी अंदर जाने लगी तो उसने जल्दी से मोगरे के 2-3 फूल तोड़े और बोला, नीचे झुके मैं आपके जूड़े में लगाऊंगा। हंसती हुई दीपा आंटी झुक गई। लगाना आता भी है, और नहीं तो क्या, मम्मी के बालों में रोज़ मैं ही तो फूल लगाता हूँ। यह सब पौधे भी तो मैंने ही लगाए हैं। अपने पौधों की बात करते समय बंटी के मन में उत्साह और गर्व जैसे छलक पड़ता है। बंटी ला लाकर सबको खिला रहा है, मना करने पर मनुहार भी करता है। एक तो लीजिए जरा सी, और यह गर्म वाली टिकिया। सब लोग खाने और बतियाने में समान रूप से जुटी हुई हैं। कितना बोलती हैं ये सब लोग, जब से आई हैं लगातार चकर पकड़ किए जा रहे हैं। लड़कियों को कैसे चुप रखती होंगी ये सब। अच्छा, उनके स्कूल के सर लोग भी जब आपस में मिलकर बैठते होंगे तो इस तरह बातें करते होंगे। बच्चों को तो सब लोग कैसा डांटते हैं, चुप रहो, शोर मत करो, क्या क्लास को भाजी मार्केट बना रखा है। अपने कैसे बतियाते हैं। उसने कभी भाजी मार्केट देखा नहीं, शायद बहुत शोर की जगह होती होगी, मतलब वहीं सब्जी मंडी। जितना शोर यहाँ हो रहा है उससे भी ज़्यादा। भाई बंटी तो बहुत समझदार हो गया है, एकदम राजा बेटा की तरह काम कर रहा है।
हमारी पिंकी तो लड़की है, पर एक भी काम तो करवा लो ज़रा। एक बात कहो कि 10 जवाब हाजिर है। अरे मिसेज बत्रा का बेटा है आखिर। होशियार नहीं होगा, मोटी मिसेज सक्सेना बोली। हूँ मक्खनबाज कहीं का। वह जानता है कोई उसकी तारीफ नहीं कर रही, बस मम्मी को मक्खन लगा रहे हैं। एक बार कॉलेज गया था तो यही मोटी बड़े गाल साला साला कर कहती रही, हाउ स्वीट, जानती हो कितना इंटेलिजेंट है यह। और जैसे ही वह पीछे मुड़ा, धीरे से बोली, अरे मिसेज बत्रा ने बिगाड़ कर धूल कर रखा है। इतना जिद्दी और सिर चढ़ा लड़का है कि बस पूछो मत। प्रिंसिपल का लड़का है सो कोई कुछ कहता नहीं, मोटी चापलूस कहीं की। माथे पर बिंदी इतनी बड़ी लगाए कि जैसे पैसा ही चिपका लिया हो। बस एक दीपा आंटी अच्छी है, जो ना कभी इस तरह की तारीफ करती है ना बुराई करती है। मौका मिले तो उसके साथ खेलती भी हैं। चाय समाप्त हुई तो सब लोग बाहर के कमरे में आ गए। वह दीपा आंटी की कुर्सी पर ही बैठ गया। उसने सटकर एक तरह से उन पर लद कर। मम्मी ने पास के रैक पर से फाइल उठाई, बीच की मेज अपनी तरफ खींची और ढेर सारे कागज़ फैला दिए। दीपा आंटी, आप गाना नहीं सुनाएंगी? देखो बच्चा, मम्मी अब मीटिंग कर रही हैं, समझे। लाड़ में वे उसे हमेशा बच्चा ही कहती हैं। मम्मी, हम दीपा आंटी का गाना सुनेंगे, आंटी को गाना सुनाना ही होगा। और वह पूरी तरह दीपा आंटी को गोद में ही लग गया, कुछ इस विश्वास के साथ कि मम्मी उसकी बात टाल ही नहीं सकती। इतना काम उसने आज किया है, अब तो वैसे भी उसका अधिकार हो गया है। बंटी बेटा, हम लोग जरा काम की बातें करेंगे, कॉलेज की, तुम बाहर जाकर खेलो। तो मम्मी की बात बंटी को जैसे कहीं से चीर गई। एक क्षण वह मम्मी को इस तरह देखता रहा जैसे विश्वास नहीं कर पा रहा हो कि मम्मी उसे ही बाहर जाने को कहा है। फिर धीरे से उठा और बाहर गया, अपमानित सा, आहत सा। तो उसकी इच्छा से भी ज़्यादा ज़रूरी काम मम्मी के पास है। कॉलेज की बात कॉलेज में कर लेती, घर में तो कम से कम उसकी बात ही माननी चाहिए। वह तो कब से सोच रहा है कि शाम को दीपा आंटी का गाना सुनेगा, फिर अपनी कविताएं सुनाएगा, चुटकुले सुनाएगा, पहेली भी पूछेगा। ऐसी ऐसी पहेलियाँ उसे आती हैं कि कोई बता ही नहीं सकता। लड़कियों को पढ़ाना आसान है, पहेली क्या हर कोई बता सकता है। पर अब कुछ नहीं, मम्मी को ऐसे तो नहीं करना चाहिए था ना। और ना चाहते हुए भी मम्मी को लेकर जाने कितना कितना गुस्सा मन में उफनने लगा। और तभी सारे गुस्से और दुख को ठेलती हुई समझदारी आई, मम्मी प्रिंसिपल है, कितने ज़रूरी काम उनको रहते हैं, उसे ही इस तरह गुस्सा नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं, 2 महीने से मम्मी सारे दिन घर जो रहती थी, सो वह कॉलेज की काम की बात भूल ही गया था, इसलिए तो गुस्सा भी आ गया, वरना तो इसमें गुस्से की कोई बात ही नहीं। कॉलेज खुल गया है तो कॉलेज का काम भी होगा ही। टीटू के पापा नहीं ऑफिस की फाइलें लेकर घर में बैठे रहते हैं, फिर उस कमरे में कोई घुस तो जाए देखे, ऐसा फटकारते हैं कि बस। मम्मी ने तो कितने प्यार से कहा, उसके पापा भी फाइलें लेकर आते होंगे। खट से उंगलियों का क्रॉस बन गया। फिर भी कहीं एक धुंधली सी तस्वीर उभर ही आई, फाइलों में डूबे हुए पापा। नहीं, उसने अपने मन को समझाया। सब लोगों को विदा करके मम्मी जल्दी से तौलिया लेकर बाथरूम में घुस गई। अब वह मम्मी के साथ खेलेगा, फिर रात में कहानी सुनेगा खूब लंबी वाली। आज कितना काम किया है उसने। मम्मी जब कॉलेज का काम करने लगी तो बाहर भी आ गया। अब न कॉलेज है न कॉलेज का काम है। अब मम्मी फिर उसकी हो गई है, बिल्कुल उसकी। पता नहीं क्यों मम्मी उसके बीच में कोई भी आता है तो उसे अच्छा नहीं लगता है। कॉलेज के दिनों में तो वैसे भी शाम को ही मम्मी उसकी हुआ करती हैं। बालों की ढीली ढीली चोटी और मुलायम वाला चेहरा। मम्मी मुँह पोंछती हुई कमरे में आई। लो, बातों ही बातों में टाइम का कुछ अंदाजा ही नहीं रहा। 7 बजे पहुंचना था और 6:45 तो यहीं बज गए। तुम कहीं जा रही हो मम्मी? मम्मी को रोकते रोकते भी बंटी रुआसा हो गया। बेटे, एक बहुत ज़रूरी काम से जाना है, बहुत ही ज़रूरी। मम्मी के सधे हुए हाथ खटाखट जूड़े में पीने खोजते जा रहे हैं। वाह, मैं अभी भी अकेला रहूं। आज तो सारे दिन बिल्कुल अकेला रहूं मम्मी। गुस्से में भरा बंटी का स्वर भर्रा गया। एक क्षण को मम्मी का हाथ जहाँ का तहाँ रुक गया। बंटी की ओर देखा बहुत प्यार से, फिर अपने पास खींचकर दुलारती हुई बोली, मेरा राजा बेटा, अकेला क्यों रहेगा? टीटू को बुला लेना या उसके यहाँ चले जाना, बस थोड़ी देर में तो आ ही जाऊँगी। टीटू बुलाने से भी आता है इस समय कभी? इस समय वहाँ जाओ तो उसकी अम्मा, ना हो तो साथ ले जाओ ना बहू जी। दरवाजे पर बैठी सुपारी काटते हुए फूफी ने कहा, सवेरे से तो अकेला डाँव डोल रहा है, आपके साथ थोड़ा टहल आएगा तो मन बहल जाएगा बच्चे का। बंटी ने बड़ी बड़ी आशा भरी नज़र से देखा, शायद फूफी की सिफारिश से काम आ जाए। कहा ना मैं काम से जा रही हूँ फूफी, वहाँ कहाँ ले जाऊँगी। जल्दी जल्दी साड़ी पहनते हुए मम्मी ने कहा, काम से जा रही हो तो क्या हुआ, बच्चा होगा तो क्या फेंक जाएंगे? 2 मिनट में तैयार कर देता हूँ। नहीं बंटी मेरा खूब समझदार है, मेरे काम के बीच में वह क्यों जाएगा? 1 साल से तो कभी कॉलेज भी नहीं जाता। वह क्या समझता नहीं कि बड़ों के बीच में नहीं जाना चाहिए? फिर गाल पर एक जोर का किस्सू देकर पूछा, है ना बेटा समझदार? मम्मी चली गई। लोहे के फाटक पर खड़ा बंटी जाते हुए मम्मी को देखता रहा, आंखों में भरा आंसुओं को भीतर ही भीतर पीता रहा। और तब पहली बार बंटी ने महसूस किया कि समझदार बनना कितना मुश्किल है। मम्मी की नज़रों में समझदार होकर रहने का मतलब है कुछ भी मत कहो, कुछ भी मत करो। दूध उसे पसंद नहीं, फिर भी बिना चूक ये पी लेता है। जो खाने को दो खा लेता है, जो कुछ करने को कहा जाता है कर लेता है। पर मम्मी भी तो बड़ी है, समझदार है, उन्हें भी तो वही सब करना चाहिए जो बंटी चाहता है, नहीं क्या?
अनमन सा बंटी भीतर आया। बरामदे में ही फूफी ज़मीन पर पसरी पड़ी है। ऐसे क्यों लेटी हो फूफी, क्या हो गया? अरे हम थक गए भैया, ज़रा कमर सीधी कर ले तो बर्तन धोकर चौका साफ करे। बंटी को लगा जैसे मम्मी फूफी को थका कर खुद चली गई। फूफी की थकान उसे कहीं अपने बहुत करीब लगी। मैं पैर से कमर दबा दूँ, अभी ठीक हो जाएगी। फूफी उठकर बैठ गई। एकदम बंटी को देखते हुए बोले, अरे तुम्हें हो क्या गया बंटी भैया? अरे सुनो, तुम चले काहे नहीं गए मम्मी के साथ? पहले तो कभी ऐसे छोड़कर जाने की बात करती तो जाने देते तुम। सारे आंगन में लोट कर अपना और मम्मी का जी हल्कान कर देते। यह उम्र से पहले बूढ़ा होना हमें अच्छा नहीं लगता तुम्हारा, समझे? जाओ खेलो कूदो, सेवा चाकरी करने का तुम ही रह गए हो हमारी। तो एकाएक बड़ी जोर से मनुआ बंटिका के सारे आंगन में लोट कर रोए। अब खूब रोए, बिल्कुल पहले की तरह। और जब तक मम्मी न आ जाए रोता ही रहे। मम्मी चुप करा कर थक जाए तब भी चुप ना हो। रात में जब मम्मी डॉक्टर जोशी की कार से उतरी तो बंटी लोहे के फाटक पे खड़ा मन ही मन कहीं रो ही रहा था। अच्छा जोशी के साथ गई थी, बाद में जो शादी कर लेती हैं इनसे। कैसे हो बंटी? कार में बैठे बैठे ही डॉक्टर साहब ने पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। उसने कुछ इस भाव से कहा मानो पूछ रहा हो आप यहाँ क्यों आए हैं। डॉक्टर साहब की लगाई हुई सुइयों का दर्द और डर मन में फिर ताज़ा होकर उभर आया। अंधेरे में ही मम्मी को देखा, वे भी बिल्कुल ठीक लगी तब। और रात में जब वह मम्मी के बगल में लेटा तो बराबर प्रतीक्षा करता रहा कि मम्मी कुछ कहेंगी। उसने आज जितना काम किया उसके बारे में ही, पर मम्मी तो इतनी चुप है मानो उन्हें पता ही ना हो कि बंटी भी उसके पास लेटा है। मम्मी उसके पास लेटी बाल सहला रही हैं, पर उसे लग रहा है कि मम्मी उसके बाल नहीं सहला रही। मम्मी उसे देख रही हैं पर नहीं, मम्मी उसे देख भी नहीं रही हैं। मम्मी हूँ, तुम तो बहुत ही ज़रूरी काम से गई थी, फिर था रे एक काम। मम्मी तो शायद उससे बोल भी नहीं रही। और तब बंटी का मन हुआ कि फूट कर रो पड़े। मंडी का स्कूल क्या खुला, उसका बचपन लौटा। लंबी छुट्टियों के बाद पहले दिन स्कूल जाना कभी अच्छा नहीं लगता, पर आज लग रहा है अच्छा ही नहीं, खूब अच्छा लग रहा है। सवेरे उठा तो केवल हवा में ही ताजगी नहीं थी, उसका अपना मन जाने कैसी ताजगी से भरा भरा थिरक रहा था। क्योंकि मतलब थक गया था ना, कैसे दिन काटते। स्कूल खुलेगा तो दिन भी कटेगा बच्चों के साथ, तो अच्छा लगा उसे। मम्मी मेरे मुझे कहाँ है, लो दूध ला कर रख दिया, पहले कपड़े तो पहन लो, देर नहीं हो जाएगी। बैग तो ले जाना ही है, किताबें जो मिलेंगी। शोर से तीनों कमरे गूंज रहे हैं। बहुत दिनों से बच्चा घर से गायब था, जैसे आज अचानक लौट आया हो। जल्दी तैयार होकर उसने बस्ता उठाया। बस्ता भी क्या, एक कापी पेंसिल डाल ली। कौन आज पढ़ाई होनी है, बस के लिए सड़क पार करके वह कॉलेज के फाटक पर खड़ा हो गया। मम्मी उसे घर के फाटक तक छोड़कर वापस लौट रही हैं। बरामदे की सीढ़ियाँ चढ़कर मम्मी अंदर गुम हो गई तो सामने केवल घर रह गया, छोटा सा बंगला नुमा घर जो उसका अपना घर है, जो उसे बहुत अच्छा लगता है। और एकाएक ही ख्याल है इसी घर में पता नहीं क्या कुछ घट गया है इन छुट्टियों में। उसने जल्दी से नजरें हटा ली, तभी दूर से धूल उड़ाती हुई बस आती हुई दिखाई दी। बंटी ने खट से बस्ता उठाया, बस के रुकते ही लपक कर उसमें चढ़ गया। दौड़ता हुआ टीटू चला आ रहा है। लेट लती, बंटी इधर आ जा, यहाँ जगह है। जगह बहुत सारी थी, पर कैलाश ने एक और सरक कर उसके लिए खास जगह बनाई। कैलाश, टीटू कैलाश वहीं। बंटी यार इधर आकर बैठ। विभू उसे अपनी ओर खींच रहा है, कैलाश अपनी ओर, टीटू अपनी ओर। बंटी अपने को बड़ा महत्वपूर्ण महसूस करने लगा और बैठते उसका अपना चेहरा बच्चों के परिचित उत्फुल्ल चेहरों के बीच मिल गया। बस चली तो सबके बीच हंसते बतियाते ऐसा लगा जैसे सारे दिन खूब सारी पढ़ाई करके घर की ओर लौट रहा है। तभी ख्याल आया, धत तो स्कूल जा रहा है। बस जैसे भाजी मार्केट, बातें कौन कहाँ गया, किसने क्या क्या देखा, छुट्टियों में कैसे मौज उड़ाई। अनंत विषय थे और सबके पास करने के लिए कुछ ना कुछ था। बंटी क्या कहे, वह खिड़की से बाहर देखने लगा, शायद कोई उससे भी पूछ रहा है। कुछ नहीं कहना उसे। मेरे मामा आए थे, एक साइकिल दिला गए, 2 पहिए वाली। हम तो दिल्ली में कुतुब मीनार देखने आए, कुतुब मीनार देख कर आए। तब ना चाहते हुए भी मन में कहीं पापा का मैकिनो कलकत्ते का काल्पनिक चित्र उभर ही आए। क्यों रे बंटी, तू कहीं नहीं गया इस बार? पिछली बार तो मसूरी घूम कर आया था। नहीं, बंटी ने धीरे से कहा, सारी छुट्टियां यहीं रहा। हाँ, मम्मी ने खस के पर्दे लगा कर सारा घर खूब ठंडा कर दिया था, मसूरी से भी ज़्यादा। बस फिर क्या था, और खस के उन पर्दों की ठंडक जिसने शरीर से ज़्यादा मन को ठंडा कर रखा था, फिर मन में उतर आई। बंटी फिर बाहर देखने लगा, पर बाहर सड़कों पर चलते हुए लोगों के बीच कभी वकील चाचा दिखाई देते तो कभी मम्मी का उदास चेहरा, कभी पापा दिखाई देते तो कभी भन्नाती हुई फूफी। कितनी बातें हैं उसके पास कहने के लिए, पर क्या वह सब कही जा सकती है? मान लो वह किसी को बता भी दे तो कोई समझ सकता है? एकदम बड़ी बातें। यह तो वह है जो एकाएक समझदार बन गया। ये विभू, कैलाश, दीपक, टॉमी, कोई समझ तो ले देखे। पर अपनी समझदारी पर उसका अपना ही मन जाने कैसा भारी हो रहा है। बस जब स्कूल के फाटक पर आकर रुकी तो एक दूसरे को ठेलते
ढकेलते बच्चे नीचे उतरने लगे। नीचे खड़े सर बोले, धीरे बच्चों धीरे, तुम तो बिल्कुल पिंजरे में से छूटे जानवर की तरह। तो बंटी को लगा जैसे वह सचमुच ही किसी पिंजरे में से निकल कर आया है बहुत दिनों बाद। सामने स्कूल का लंबा चौड़ा मैदान दिखाई दिया तो हिरन की तरह चौकड़ी भरता हुआ दौड़ गया। गर्मियों का सूखा रेतीला मैदान इस समय हरी भरी घास के कारण बड़ा नरम और मुलायम हो रहा है, जैसे एकदम नया हो गया हो। नई क्लास, नई किताबें, नई कापियाँ, नए नए सर, इतने सारे नयों के बीच बंटी जैसे कहीं से नया हो आया। नया और प्रश्न हर किसी के पास दोस्तों को दिखाने के लिए नई नई चीज़ें हैं। जैसे घंटा बजता और नए सर आते, उसके बीच में खटाखट चीज़ें निकल आती। प्लास्टिक के पजल, तस्वीरों वाली डायरी, 3 रंगों की डॉट पेंसिल और ज़रा दिखा तो यार बस 1 मिनट के लिए शोर यहाँ से वहाँ तक फैल जाता, तैर जाता। मेरे पास बहुत बड़ा मैकोनो है, इतना बड़ा का स्कूल तो आ ही नहीं सकता है। कलकत्ते से आया है, कोई भी घर आए तो वह दिखा सकता है। एक क्षण को उंगलियाँ एक दूसरे पर चढ़ी और फिर झट से हट भी गई। कुछ नहीं होता, कोई पाप वाप नहीं लगता। कोई उसके घर आएगा तो वह ज़रूर बताएगा मैकेनो। सब लोग अपनी चीज़ों को दिखा दिखा कर कैसा इतरा रहे हैं, शान लगा रहे हैं और वह बात भी नहीं करें। विभू तू शाम को आ जा अपने भैया के साथ, बहुत चीज़ें बनती हैं उसकी, पुल, सिग्नल, पंचक्की, क्रेन। ख्याल है उसने भी तो अभी तक सब कुछ बनाकर नहीं देखा। विभू आ जाए तो फिर दोनों मिलकर बनाएंगे, और विभू नहीं भी आया तो वह खुद बनाएगा। यह भी कोई बात हुई भला। स्कूल की बातों से भरा भरा बंटी घर लौटा, खाली बस्ता भी नई नई किताबों से भर गया। मम्मी अभी कॉलेज में है, उसके आने के 1 घंटे बाद घर आती है। बंटी दौड़कर फूफी को ही पकड़ लाया। अच्छा एक बार इस बस्ते को उठाकर देखो। क्या है बस्ते में? उठाकर तो देखो, एकदम ललकारते हुए बंटी ने कहा। फूफी ने बस्ता उठाया। ए लो, इतना भारी बस्ता है ये, अब तुम इतना बोझा ढो ढो कर ले जाया करोगे? तुमसे ज़्यादा वजन तो तुम्हारे बस्ते में ही है। बंटी के चेहरे पर संतोष और गौर भरी मुस्कान फैल गई। चलो हटो। और फिर खट से बस्ता उठाकर सैनिक की मुद्रा में 4-6 कदम चला और फिर बोला, रोज ले जाना पड़ेगा, अभी तो ये बाहर और पढ़ी है। 4th क्लास की पढ़ाई क्या यूँ ही हो जाती है? बहुत किताब पढ़नी पड़ती है। फिर एक एक किताब निकाल कर दिखाने लगा। ये हिस्ट्री की है, कब कौन सा राजा हुआ, किसने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, सब पढ़ना पड़ेगा, समझी? और हिस्ट्री के राजा कहानियों के राजा नहीं होते, झूठ मूठ वाले, एकदम सच्ची मुच्ची के राजा भी, एकदम सच्ची मुच्ची के राजा भी सच, लड़ाइयाँ भी सच। और यह ज्योग्राफी है, यह जनरल साइंस है, यह एटलस है। हिंदुस्तान का नक्शा पहचान सकती हो? लो, अपने देश को भी नहीं पहचानती? देखो यह सारी दुनिया का नक्शा है, इसमें जो यह जरा सा दिख रहा है ना, यही हिंदुस्तान है। इसी हिंदुस्तान में अपना शहर है, और फिर उस शहर में अपना घर है, और फिर उस घर में अपनी रसोई है, और फिर उस रसोई में एक फूफी है। हा। बंटी जोर जोर से हंसने लगा। बंटी को यूं हंसते देख फूफी एकटक उसका चेहरा देखने लगी, कुछ इस भाव से जैसे बहुत दिनों बाद बंटी को देख रही हो। फिर गदगद स्वर में बोली, हाँ भैया, मेरी तो रसोई ही मेरा देश है, और देश दूस मैं नहीं जानती। वे होंगे राजा महाराजा, मेरा तो बंटी भैया ही राजा है। बुद्धू कहेंगी, देख यह डिक्शनरी है, शब्द अर्थ समझती हो? किसी शब्द का अर्थ नहीं आए तो इसमें देख लो। 4th क्लास में एटलस और डिक्शनरी भी रखनी पड़ती है। अब इस बूढ़े तोते के दिमाग में कुछ नहीं घुसता। भैया तुम काहे मगज मार रहे हो? चलो हाथ मुंह धोकर कुछ खा पी लो। मुंह तो देखो, भूख और गर्मी के मारे चिड़ियाँ जैसा निकल आया है। बंटी खाता जा रहा है, उसका उपदेश चालू है। तुम कहती थी ना फूफी कि रात दिन भगवान करते हैं, पानी भगवान बरसाता है, सब झूठ। जनरल साइंस की किताब में सारी सही बात लिखी हुई है, अभी पढ़ी नहीं है, जब पढ़ लूँगा तो तुम्हें बताऊँगा। तो हम कौन स्कूल में पढ़े बंटी भैया? बस अब तुमसे पढ़ेंगे, अंग्रेजी भी पढ़ाओगे हमें? बंटी फिर खींची करके हंस पड़ा। फूफी और अंग्रेजी, और फिर फूफी जितना भी बातें करती रही, बंटी हंसता रहा खिलखिलाकर। फूफी उसे देखती रही गदगद होकर। जब मम्मी आई तो बंटी ने वही सारी बातें दोहराई, उतने ही उत्साह और जोश के साथ। स्कूल में क्या क्या हुआ, नए सर कैसे कैसे हैं, जो सर क्लास टीचर बने हैं ना मम्मी, उसकी मूछें ऐसी गड़ कर खड़ी रहती हैं जैसे उनमें कलफ लगा दिया हो। मैंने उनकी शक्ल बनाई और लंच में दिखाई तो सब खूब हंसे, बड़ा मज़ा आया। तुम्हें बताऊँ मम्मी, विभू ने दिल्ली में जाकर क्या क्या देखा, मम्मी उसे कब लेकर जाएंगे, कब दिखाएंगे? और फिर उसी झोंक में कहा गया, मैंने सबको अपने मैकेनो के बारे में बता दिया। यदि शाम को विभू आया तो उसे दिखाऊंगा भी। फिर एक क्षण को मम्मी की ओर देखा। मम्मी वैसे ही मंद मंद मुस्करा रही हैं, कुछ भी नहीं। वह बेकार डरता रहा इतने दिनों, खेलने से क्या होता है भला? मम्मी 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 मम्मी, अपना काम सुन लो। आवाज़ में आदेश भरा हुआ है। आज ही सारी किताबें और कापियों पर कवर चढ़ जाना चाहिए, ब्राउन वाला, नहीं तो कल सज़ा मिलेगी। हाँ, तुम सब काम छोड़कर पहले मेरे कवर चढ़ा देना, फिर सफ़ेद लेबल काट कर चिपकाने होंगे, उन पर नाम और क्लास लिखना होगा। खूब सुंदर वाली राइटिंग में जमा कर लिखना, समझी? और फिर उसी उत्साह और जोश में भरा भरा हुआ टीटू के यहाँ दौड़ गया। आज जाने कितनी बातें हैं उसके पास करने के लिए। टीटू को कौन कौन से सर पढ़ाएंगे, उसे कौन कौन सी किताबें मिली है। बंटी टीटू के यहाँ से लौटा तो अंधेरा हो चुका था। हाथ में पेड़ की एक टूटी हुई टहनी है, जिससे वह हवा में तलवार चला रहा है। फूफी आंगन में लेटी लेटी पंखा झल रही है। यह बरसात की गर्मी तो मार के रख देती है आदमी को। हवा का नाम नहीं है, कहीं एक बार जोर से बरसे तो बरसो राम धड़ाके से। फूफी मर गई फाके से। हाँ, अब तुम हमें मारोगे ही तो। मम्मी बिना कुछ भी सुने बोली,
मम्मी बिना कुछ भी सुने बोले बंटी अपनी ही धुन में भीतर आया तो देखा मेज पर सारी किताबें कापियाँ जो कितों पड़ी है, बिना कवर के खाली बस्ता मेज के नीचे पड़ा है। मम्मी बंटी लॉन की ओर दौड़ पड़ा। लान में मम्मी डॉक्टर साहब के साथ बैठी है, बीच की मेज पर चाय के खाली बर्तन रखे हैं। दनाता हुआ बंटी है, मेरे कवर नहीं चढ़ा है मम्मी। बंटी नमस्ते करो डॉक्टर साहब को। मम्मी ने उसकी बात का जवाब न देकर अपनी बात कही तो बंटी भन्ना गया। दोनों हाथ कुछ इस तरह जोड़े मानो कह रहा हो, जान बख्शो, तुमने मेरे कवर क्यों नहीं चढ़ाए? कल सजा नहीं मिलेगी मुझे? अरे बंटी बड़े नाराज़ हो रहे हो बेटे, क्या बात है? हाँ हो रहे हैं नाराज़, आपको क्या आ जाता है? जब देखो तब आकर बैठ जाएंगे या मम्मी को ले जाएंगे, बड़ी अपनी मोटर की शान दिखलाते हैं। आप आकर बैठ गए तो मम्मी कवर नहीं चढ़ा सकी ना, और मम्मी कह नहीं सकती थी कि उन्हें बंटी का काम करना है। अब उन दोनों का क्या जाएगा, सज़ा तो उसे मिलेगी। वह मन ही मन भनभनाने लगा। ये सब मन में कर रहा है, सामने नहीं। बिना एक शब्द भी बंटी बोले बंटी ने हाथ पकड़कर मम्मी को खींचा। तुम चलकर पहले कवर चढ़ाओ, एकदम उठो। डॉक्टर साहब की तरफ उसने देखा भी नहीं। बंटी क्या कर रहे हो बेटा, इतने बड़े होकर इस तरह करते हैं? तू तो बहुत समझदार है। पर बंटी हाथ खींचता ही रहा। कोई समझदार नहीं है, पहले तो कोई उसका काम मत करो और फिर कह दो समझदार है। चलो ना, इतनी देर तो हो गई, फिर कब चढ़ाओगी? बंटी रोने को आया। मैंने कहा ना मैं चढ़ा दूंगी। मम्मी जैसे झुझला आई, उन्होंने अपना हाथ खींच लिया। एकाएक डॉक्टर साहब उठ खड़े हुए। चलो तुम बंटी का काम करो, मैं तो वैसे भी चलने ही वाला था। 8:30 बजे एक जगह पहुंचना भी है। सब लोग मम्मी को आप कहकर बोलते हैं, और ये कैसे तुम कह रहे हैं? इतना भी नहीं मालूम कि मम्मी प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल को आप कहा जाता है कि नहीं? तुम कैसे बोल दिए डॉक्टर जोशी? मम्मी ने एक दो मन में बंटी यह सोच रहा है, मम्मी ने 1-2 बार ठहरने का आग्रह किया पर वे चल पड़े। मम्मी उन्हें छोड़ने के लिए मोटर तक गई। क्या बात है, क्या बात है। तो मम्मी उन्हें छोड़ने के लिए गई। तो आज बस इतना ही, और इसके बाद इसके आगे अगले पार्ट में देखेंगे। आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक शेयर भी, और सब्सक्राइब लोगों से भी कराते रहिए। अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।